नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 9th की बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन होता है वो इस चैप्टर से होता है। चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। दोस्तों, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसकी इस चैप्टर की हमारी प्लेलिस्ट में वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर उसको गो थ्रू करिए। आज हम एक नया कंसेप्ट, एक नई बात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो है व्हाट मेड अ लिविंग सेल डिफरेंट फ्रॉम अ डेड सेल। दोस्तों, यहाँ पे आज हम लिविंग सेल और डेड सेल को क्या चीज़ पे या क्या पैरामीटर पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक लिविंग सेल को लिविंग सेल बोलती है और किस डेड सेल को डेड सेल बोलती है। तो इसी अच्छी बात और इसी अच्छे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिविंग सेल वर्सेस डेड सेल। यहाँ पे हम देखेंगे कि लिविंग सेल और डेड सेल के बीच में बेसिक अंतर क्या होता है, बेसिक उसको कौन सी चीज़ें हैं जो अलग अलग करती हैं। तो पहला इसमें है वो है एक डाई जिसका नाम है ट्रिपेन ब्लू। डाई वो चीज़ होती है जो दूसरी चीज़ को कलर कर देती है। जैसे कोई भी हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाइज यूज़ होती है डिफरेंट टेक्सटाइल्स को या क्लॉथ्स को कलर करने के लिए। तो यहाँ पर एक डाई का नाम है ट्रिपेन ब्लू। दोस्तों, ये डाई एक बेसिक डिफ्रेंशिएशन या एक माध्यम बनती है डेड सेल और लिविंग सेल को बताने में कि हाँ, ये लिविंग सेल है और ये डेड सेल है। कैसे? ट्रिपेन ब्लू इज़ एन एजो डाई। इट इज़ अ डायरेक्ट डाई फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स। ये कॉटन टेक्सटाइल्स में यूज़ होने वाली एक डाई है जो क्या करती है, इट इज़ यूज टू एज अ वाइटल स्टीन टू सिलेक्टिवली कलर डेड टिश्यूज़ और सेल्स ब्लू। ये क्या करती है, ये सिलेक्टिवली डेड सेल्स को और लिविंग सेल्स को उस पर अलग अलग स्टेन प्रोड्यूस करती है, अलग अलग स्टेन करती है। लाइव सेल्स और टिश्यूज़ विद इंटैक्ट सेल्स मेम्ब्रेन आर नॉट कलर्ड। जो लिविंग लाइव सेल्स होते हैं या जो जिंदा सेल्स होती हैं उनको ये अच्छे से कलर नहीं कर पाती, पर जो डेड सेल्स होते हैं उनको ये पूरी तरह से कलर कर देती है। यहाँ पे इंटैक्ट सेल्स के नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंटैक्ट सेल्स का सिंपल से बेसिकली नाम है कि वो लिविंग सेल्स है, वो जिंदा सेल्स है, बट बायोसाइंसिस में उनको इंटैक्ट सेल्स के नाम से बोला जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसा कलर दिखता होगा जब हम उस पर ट्राइपेन ब्लू यूज़ करते होंगे। तो दोस्तों, वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, इसमें डेड सेल्स को ये पूरी तरह से कवर कर चुका है, पूरा कलर कर चुका है, पर जो लिविंग सेल्स हैं, ये जो लाइव सेल्स हैं, उनको अच्छे से कलर नहीं कर चुका। उस पर कुछ ना कुछ रह गया है, यानी कुछ यहाँ पे लाइव सेल्स में कुछ है जो पूरा उसको कलर करने से रोक रहा है। किसको कलर करने से रोक रहा है? ट्रिपेन ब्लू की डाई को, राइट। तो लाइव सेल्स पूरी तरह से कलर नहीं हो पाए, पर डेड सेल्स कलर हो पाए। सो दोस्तों, ये एक बेसिक डिफ्रेंसिएशन बनता है, ये बताता है जो केमिस्ट्री में या केमिकली बताता है, ये बायोसाइंसिस में हमें बताता है कि हाँ भाई, ये सेल डेड सेल है और ये सेल लिविंग सेल है। डेड सेल पूरी तरह से ट्रिपेन ब्लू में कलर्ड हो जाती हैं, पर जो लाइव सेल्स हैं या इंटैक्ट सेल्स हैं वो कलर नहीं हो पाते। आप इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो सेल है यानी ये लाइव सेल है, ये डेड सेल है, ये लाइव सेल है, ये डेड सेल है, ये लाइव सेल है, ये डेड सेल है। तो दोस्तों, ऐसे जब हम माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो हमें डिफ्रेंसिएशन क्लियर पता चल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अ वाइटल स्टेन और सिलेक्टिवली, यानी ये लिविंग सेल्स और डेड सेल में स्टेन उन दोनों को करता है, बट उनमें हमें डिफ्रेंसिएशन दिख जाता है। ठीक है, लिविंग सेल्स, लाइव सेल्स आर नॉट कलर्ड, और जो डेड सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से कलर्ड हो जाते हैं। किस में कलर्ड हो जाते हैं? ट्रिपेन ब्लू की एक डाई में, राइट। ट्रिपेन ब्लू एक डाई है जो कॉटन टेक्सटाइल्स में यूज़ होती है। आई होप आपको ये फर्स्ट पैरामीटर ऑफ डिफ्रेंसिएशन क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको फर्स्ट पैरामीटर क्लियर है। सेकंड पैरामीटर पे जंप करने से पहले हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे हम डिस्कस कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये पैरामीटर्स होते हैं लाइव सेल और डेड सेल में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन सेल लिव विदाउट ऑक्सीजन? क्या सेल जो है वो ऑक्सीजन के बिना जी सकता है? आपको क्या लगता है? शायद से आप लोगों में से बहुतों का आंसर होगा नहीं मैम, सेल जो है ऑक्सीजन के बिना कैसे जी सकता है? हर लाइव सेल को तो ऑक्सीजन चाहिए ना रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, अपनी एनर्जी बनाने के लिए। पर मैं आपको कहूँ, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका नाम है एनारोब्स, जो कम ऑक्सीजन में भी या ऑक्सीजन ना होने पे भी अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सो दोस्तों, वो सेल्स हैं एनारोब्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, which of the following organism completely lacks cell wall? They are the smallest living cells known as can survive without oxygen. दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा।
दोस्तों माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। ये आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। सो स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा, और जो बिगेस्ट सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग। सो ये बिगेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। सो दोस्तों माइकोप्लाज्मा एक एनारोब है जो कम ऑक्सीजन में भी, ना ऑक्सीजन होने के पे भी अपना काम अच्छे से कर सकता है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन ने हमें क्लियर कर दिया कि ऑक्सीजन एक सेल को मिलना या ना मिलना ये एक पैरामीटर नहीं हो सकता कि हम सेल को डिफरेंशिएट कर पाए, राइट। सो हमको कोई और पैरामीटर ढूंढना होगा। तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे इसका ऐसे ही एक सेकंड क्वेश्चन से पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों ऐसा ही एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि क्या वो भी एक पैरामीटर हो सकता है। कैन सेल लिव विदाउट अ न्यूक्लियस। दोस्तों न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस से मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने को उसकी और समझ अच्छे से बिठानी है तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों क्या सेल जो है वो न्यूक्लियस के बिना जी सकता है, और क्या ये एक पैरामीटर बनता है लाइव सेल और डेड सेल को डिफ्रेंशिएट करने में? सो ये भी एक पैरामीटर नहीं है, क्योंकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो लिविंग सेल्स होते हैं और उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। और वो कौन से सेल्स होते हैं? वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास जो होता है अच्छा सा डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। उनका न्यूक्लियस ऐसा होता है जैसे उनका न्यूक्लियस इम्बैलेंस रहता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, पर भी वो सेल जो होता है वो जिंदा होता है। देखिए यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं पर उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, सीव ट्यूब्स इन प्लांट्स, और प्रोकैरियोट में यहाँ पे यू बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। तो दोस्तों ये वो लिविंग सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता फिर भी वो जिंदा रहते हैं। सो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें पता चला कि हैविंग न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉट अ पैरामीटर टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लाइव सेल एंड अ डेड सेल। तो चलिए दोस्तों ऐसा ही एक थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं। कैन सेल लिव विदाउट अ सेल ऑर्गेनल। दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि हम अपने बॉडी पार्ट्स के बिना जी सकते हैं या नहीं जी सकते, क्योंकि सेल भी क्या है, एक अपना आप एक पूरा बॉडी है जिसके अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो क्या सेल के पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं है तो उसको हम जिंदा घोषित करेंगे या मरा हुआ घोषित करेंगे? तो दोस्तों ये भी एक डिफ्रेंसिएशन नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे लिविंग सेल्स हैं जिनके पास सेल ऑर्गेनल्स उतनी मात्रा में है नहीं या है ही नहीं, फिर भी वो क्या है, लाइव सेल्स है, जैसे अमीबा, राइट। तो दोस्तों अमीबा का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। देखिए दोस्तों अमीबा में बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, बस सेल वॉल हो गई, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, और इसके पास और कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होती, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पर भी ये क्या है, लिविंग सेल है। हैविंग सेल ऑर्गेनल्स इज ऑल्सो नॉट अ पैरामीटर टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लाइव सेल एंड अ डेड सेल्स। सो दोस्तों अभी तक हमने 3 पैरामीटर्स या 3 पॉइंट्स डिस्कस करे, ऑक्सीजन, सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस। तो दोस्तों इन तीनों को डिस्कस करके हमें पता चला कि हाँ ये तीनों बेसिस नहीं है कि हम एक सेल को लाइव सेल बोल सकें और एक सेल को डेड सेल बोल सकें। तो चलिए ऐसा ही एक 4th पॉइंट और डिस्कस करते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को और बढ़ाते हैं। कैन सेल लिव विदाउट अ प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों अब आप मुझे इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर बताइए और बताइए, सोचिए कि एक सेल जो है वो प्रोटोप्लाज्म के बिना जी सकता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म वर्सेस प्लस न्यूक्लियस। जब साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस मिल जाता है तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो दोस्तों सोचिए एक सेल के अंदर यही नहीं होगा, ये प्रोटोप्लाज्म ही नहीं होगा, तो क्या वो सेल लाइव सेल होगा या डेड सेल होगा? सोचिए थोड़ा। जी नहीं, आंसर इज नो, सेल नहीं जी सकता प्रोटोप्लाज्म के बिना। तो दोस्तों हाँ ये एक बेसिस बनता है कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हाँ ये सेल लाइव सेल है और ये सेल डेड सेल है। चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। नो, बिकॉज इट इज़ अ साइट फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एंड केमिकल एक्टिविटीज़। ये क्या है, एक साइट बनता है, एक स्टेज बनता है जहाँ पे सारी मेटाबॉलिक और केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में ही हमारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं और वो अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उस सेल का
गोल अचीव करने के लिए। इट इज़ ड्यू टू प्रोटोप्लाज्म जहाँ पे मेटाबॉलिक और केमिकल एक्टिविटीज़ हो पाती हैं। सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस। इट प्रोवाइड्स अ स्पेस अ स्टेज टू परफॉर्म एक्टिविटीज़। सो सेल विदाउट अ प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म वुड बी अ डेड, उसको हम कंसिडर करेंगे कि भाई वो डेड है। एंड टू बाउंड प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म का एक सेल में होना वो उसको घोषित करता है कि हाँ कि ये सेल लाइव सेल है और डेड सेल है। हमारे कुछ प्रोसेसेस जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वो भी प्रोटोप्लाज्म एक सेल के अंदर है या नहीं है उसी से बनता है। एक सेल में सेल मेम्ब्रेन जो होती है एक बाउंड्री की तरह काम करती है। अगर सोचिए उसके अंदर का मटेरियल ही नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन का भी अपना कोई अस्तित्व या फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म एक तरह से एक ब्रॉड एक वाइड स्टेज बनता है दूसरे सेल को सेल का फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए और बताता है कि हाँ भाई ये सेल लाइव सेल है या डेड सेल है। इसमें एक और पॉइंट डिस्कस किया गया है, देयर आर नो लिविंग सेल्स दैट लैक मेम्ब्रेन। जो भी लिविंग सेल्स होते हैं उनके पास ऐसा कोई भी लिविंग सेल नहीं होगा जिसके पास मेम्ब्रेन्स नहीं हो। कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये तीनों सेल मेम्ब्रेन के नेम्स हैं। देयर आर नो लिविंग सेल्स दैट लैक सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ सेल्स, वो बाउंड्री बनता है, ये हमारा सेल है। तो ये रेड जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन है और अंदर हमारा न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनल्स या सेल के बॉडी पार्ट्स हैं। दे सेपरेट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड एंड अलाउ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयन। ये क्या करता है सेल मेम्ब्रेन? ये कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर आने देता है और कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर बाहर जाने देता है और एक तरह से कंपार्टमेंट बनाता है। ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन्स लाइफ एज वी नो इट वुड नॉट पॉसिबल। तो सेल मेम्ब्रेन का होना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल को डिफ्रेंशिएट करने में कि हाँ भाई वो सेल लिविंग सेल है या डेड सेल है। सो दोस्तों अभी तक हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस करे, मैं उसको समराइज़ कर देती हूँ। मैंने क्या बोला कि हमने पहले देखा कि एक सेल के पास ऑक्सीजन है या नहीं है, तो वो लिविंग सेल है या नहीं है। तो हमने कहा भाई नहीं, कुछ सेल्स लिविंग होते हैं पर उनके पास ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये वाला तो कैटेगरी क्रॉस कर दीजिए, नहीं ये एक पैरामीटर नहीं हुआ। फिर हमने न्यूक्लियस का देखा, फिर हमने ऐसे ही सेल ऑर्गेनल्स का देखा और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे जिनके पास सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस नहीं थे फिर भी वो लिविंग सेल्स थे। बट जब हमने प्रोटोप्लाज्म की बात करी तो ऐसा कोई भी हमें लिविंग सेल्स नहीं मिले जिसके पास प्रोटोप्लाज्म ना हो या सेल मेम्ब्रेन ना हो। तो यस, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म आर द पैरामीटर्स फॉर इन विच दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सेल लिविंग सेल एंड अ डेड सेल। सो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है वो अदर फंक्शंस परफॉर्म करता है, एंडोकाइटोसिस करता है, प्लाज्मोलाइसिस, एक्सोकाइटोसिस, बायोजेनेसिस, डिफरेंट जो सेल के फंक्शंस होते हैं जो वो सेल ऑर्गेनल्स के साथ मिलकर करता है, तो ये एक सेल को चलाते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो सेल चलेगा कैसे? ये फंक्शंस ही नहीं होंगे तो, राइट। और ये फंक्शंस करने का स्टेज को हमें प्रोवाइड करता है प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। सो आई होप आपको हमारा सेकेंड पैरामीटर क्लियर है। सो दोस्तों आई होप आपको ये दोनों पैरामीटर्स क्लियर हैं। फर्स्ट इज़ यूजिंग ऑफ ट्रिपैनब्लू एंड सेकेंड इज़ चेकिंग वेदर अ सेल हैव अ प्रोटोप्लाज्म और नॉट। सो दोस्तों अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंक्लूड करते हैं तो हमारे पास 2 वेज अब तक निकल कर आए। तो इन्हीं 2 वेज को हम कंपाइल करके एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं तो आपकी क्लैरिटी और हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल गिवन इन NCERT। हमारी NCERT में हमें एक क्वेश्चन है जो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। सो दोस्तों कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। ऑस्मोसिस क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से टू लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर का मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें क्या करना है? टेक अ 4 पील्ड छिले हुए आलू लेने हैं और उनके हाफ से ले रहे हैं, यानी हमें आधा आलू लेना है और वो छिला होना चाहिए और उनके अंदर से स्कूप कर लेना चाहिए। स्कूप मतलब उनके अंदर से आधा आलू है तो बीच में से स्कूप कर लीजिए ये पोर्शन, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये पोर्शन स्कूप कर लीजिए। आउट टू मेक अ पोटैटो कप्स, हमें पोटैटो कप्स की तरह बनाना है उन्हें। वन ऑफ दीज पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। उनमें से हमें 4 में से एक जो है एक बॉइल्ड पोटैटो का होना चाहिए।
और उसको भी हमको स्कूप कर लेना है और पोटैटो कप बना लेना है। पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रो कंटेनिंग वाटर, और उनको हमको हर पोटैटो कप को, जिसमें से 3 जो है वो कच्चे आलू हैं और 1 जो है वो बॉइल्ड आलू है, और उनको हमको एक कंटेनर में रखना है जिसमें पानी भरा हुआ है, राइट। उसको हमको एक कंटेनर में रखना है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो हमने उनको कप को नाम दे दिया है, कप ए, कप बी, कप सी, और कप ए को हमको एम्प्टी रखना है पानी में, कंटेनर में, और दूसरे कप में हमको चीनी डालनी है, उस जो हमारा हमने पोटैटो कप को जो स्कूप आउट किया हुआ था, और तीसरे वाले में हमको कप सी में हमको नमक डालना है, और कप डी में हमारा उबला हुआ है आलू, उसको हमको उसमें हमें चीनी डालनी है। तो आई होप आप एक बार इसको रीड कर लीजिए और कैसे कैसे करना है। कप ए हमें एम्प्टी रखना है, कप बी और सी में हमें ये दोनों चीज़ें डालनी है, शुगर और सॉल्ट, और जो कप डी है हमारा जो वो उबला हुआ आलू है उसमें हमको चीनी डालनी है, और इन सबको हमको क्या करना है, इन सबको हमको एक ट्रे में रखना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। और उन्हें हमें 2 घंटे तक उस ट्रे में छोड़ना है। चारों आलू के कप को, जिसमें से 3 कच्चे आलू हैं और 1 पका हुआ आलू है, उसमें हमने एज पर द प्रोसीजर उनको 2 घंटे तक ट्रे में प्लेस करके रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और उनमें हमको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है जो हमारे क्वेश्चन में डिमांड है उसकी। तो वो पहला है, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। बी में हमने शुगर रखा था, सी में हमने नमक रखा था, तो उसमें पूछ रहा है कि पानी क्यों उसके आसपास इकट्ठा हो गया। पोटैटो ए को, उसको हमने खाली रखा था, उसकी नेसेसिटी क्या था, उसको क्यों रखा हमने एक्सपेरिमेंट में, जो हमने उसके अंदर कुछ रखा ही नहीं डाल के, ना चीनी डाली, जो ना नमक डाला, ना उसको बॉईल करा, तो वो क्यों था यहाँ पे ज़रूरी। इस क्वेश्चन का भी आंसर समझेंगे हम। एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन दी होलोड आउट पोर्शंस ऑफ ए एंड डी। उन्होंने बोला कि ए और डी में, जैसे बी और सी में पानी आसपास आ गया था, ए और डी में क्यों नहीं आया। तो चलिए दोस्तों एक बार आप ये 3 क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम इनका एक एक करके आंसर डिस्कस करेंगे, और आई होप आपको इसकी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा हमने एक ट्रे में हमने पानी भर के इसको रख रखा है, देख सकते हैं। एक ही ट्रे में रख लीजिए, अलग अलग ट्रे में रख लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। एक कप खाली है, बी कप में हमने शुगर डाला है, सी कप में हमने सॉल्ट डाला है, और ये जो बॉइल्ड कप है इसमें हमने शुगर डाला है। तो इसमें बोल रहा है, वो पानी है तो ब्लू कलर बनाते हैं, तो इसमें वो बोलता है कि पानी में यहाँ पे क्या होगा, पानी अंदर क्यों आ गया, या पानी ऐसे ऐसे क्यों आ गया। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया है उसने, और सी में भी ऐसा हुआ, पर डी में और ए में ऐसा क्यों नहीं हुआ। यही क्वेश्चन पूछा है। एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। पानी क्यों आ जाता है अंदर, और ए और डी में ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखिए सिंपल प्रोसेस है, इसमें एक सिंपल प्रोसेस की बात करी गई है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यहाँ पे कंडक्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो इसके लिविंग सेल्स थे उनके पास सेल मेम्ब्रेन थी, और सेल मेम्ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑस्मोसिस होने के लिए। ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर या एनी लिक्विड फ्रॉम द पोर्शन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द पोर्शन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे बाहर हाई कंसंट्रेशन था, बाहर हाई कंसंट्रेशन था और अंदर लो कंसंट्रेशन था, तो मूवमेंट हो गई, और ऐसे ही बी और सी कप में पानी गैदर हो गया, वाटर गैदर हो गया। पर ए कप में क्या था, ए कप में यहाँ पे लो कंसंट्रेशन के लिए कुछ चीज़ ही नहीं रखी गई थी, जैसे यहाँ पे शुगर और सॉल्ट रखा गया था, तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं उसके लिए। पानी अंदर आया तो होगा, बट पानी अंदर किसके थ्रू आया, क्यों आए पानी, जब अंदर कोई लो कंसंट्रेशन बन ही नहीं रहा होगा, अंदर तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन बना ही नहीं, इसलिए वो पानी जो है, जो आलू है वो स्टेबल रहा, उसमें कोई मूवमेंट या कोई चेंजेस नहीं हुए। अब आते हैं डी कप, जो भी हमने ऊपर 2 पैरामीटर्स बने उसका एक कंक्लूजन हमें बताता है, ये कंक्लूड करके हमें बताता है। एक्चुअली जो डी कप है वो बॉइल्ड हो चुका है। बॉइल्ड होने से क्या होता है, उसका जो सेल है वो लाइव सेल से डेड सेल में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल है वो उबलने के बाद रप्चर हो गई, ख़राब हो गई, या ख़त्म हो गई, या वो डेड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, उसकी जो सेल था वो लाइव सेल से डेड सेल में कन्वर्ट हो गया।
इसलिए वहाँ पे ना ऑस्मोसिस हुआ, ना वाटर का आदान प्रदान हुआ, ना कुछ हुआ। तो जैसा ये हमने रखा था वो वैसा ही रहा। सो यहाँ पे हमने अपना सेकंड पैरामीटर को देखा कि हाँ सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होना कितना ज़रूरी है ऑस्मोसिस होने के लिए, और इसने बताया कि हाँ ये एक लिव सेल से डेड सेल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन मर चुकी थी, ये सेल मेम्ब्रेन डेड हो चुकी थी, और वहाँ पे ये सेल एक कोई फंक्शन, एक बेसिक फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाया, और हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि हाँ ये सेल जो है यहाँ पे डेड सेल्स हैं। ऑल्दो यहाँ पे लाइफ सेल्स तो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म हुआ, यहाँ पे भी लाइफ सेल्स से अच्छे से फंक्शन परफॉर्म हुआ, बट बॉइल्ड होने के कारण उसका सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन डेड हो गया, जिससे एक बेसिक ऑस्मोसिस फंक्शन या एक ऑस्मोसिस रोल भी यहाँ पे प्ले नहीं हुआ। इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। वाटर gathers in potato B and C as water enter from the area of high concentration to the area of low concentration. इन ट्रे हाई कंसनट्रेशन बना हुआ था और लो कंसनट्रेशन क्या बना हुआ था, इन होलोड पोटैटोज, यानी जो पोटैटोज के कप थे वहाँ पे लो कंसनट्रेशन बना हुआ था LC. In case of D, as it went through boiling, results in the rupture of its cell membrane and boiled potato cells become dead. जो बॉइल्ड पोटैटो थे उसके सेल्स जो थे डेड हो चुके थे एंड नो लॉन्गर एबल टू परफॉर्म एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कौन सी एक्टिविटी, एक बेसिक ऑस्मोसिस भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, राइट। देयरफॉर ऑस्मोसिस प्रोसेस इज इनएक्टिव इन दिस। देखिए दोस्तों, इसमें हमने जो ट्रिपैन ब्लू का केस देखा था वो हमने एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया था सेल्स के लिए कि शो करे कि हाँ ये सेल लिविंग सेल्स है या ये सेल डेड सेल है। बट अभी जब हमने किसी भी चीज़ को बॉईल करा उसके सेल्स अपना मर गए और हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे ऑस्मोसिस जैसा बेसिक फंक्शन भी परफॉर्म नहीं हो रहा, तो ये क्या है, वो सेल लिविंग सेल से डेड सेल में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि उसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, उसका प्रोटोप्लाज्म भी रप्चर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो हाँ, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे रप्चर या ख़त्म होने से वो सेल भी मर गया। और यहाँ पे हमारे लिए जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था इस वीडियो को स्टार्ट करने का कि हाँ क्या बेसिक डिफरेंस होता है लिविंग सेल और डेड सेल में, तो हमें पता चल गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो में मैंने भी जो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी कुछ भी पूछना है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब टाइमली आपको दूँगी। ट्रिपैन ब्लू और सेल में सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का या प्रोटोप्लाज्म का होना, ये दो बेसिक पैरामीटर्स हैं बताने के लिए लिविंग सेल और डेड सेल कि हाँ ये सेल लिविंग है, ये सेल डेड है। सो दोस्तों, आई होप हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसका आंसर आपको मिल चुका है। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक देना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।